हे देयर एवरीवन, दिस इज योर टोबी और एक बार फिर से आ गए हैं हम टोबी गिल्ड पे। और यहाँ टोबी गिल्ड पे चल रही है अभी बेसिकली गेट गेट के गेट की रिवीजन। बेसिकली हम टारगेट कर रहे हैं 2027 के गेट के एग्ज़ाम के। और बेसिकली अभी आपका ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए होंगे और आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, तो आप टोबी गिल्ड पे आ सकते हैं और आप अपने सारे कोर्सेज गेट में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। बेसिकली हमने लास्ट टाइम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ तो कीज देखी थी। आज उसके आगे का कोर्स हम कंटिन्यू करेंगे, आगे की रिवीजन हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था सुपर की क्या होता है, एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। इन सब चीज़ों में हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं हम उस पर मूव करने की कोशिश करेंगे। कैंडिडेट सुपर की हमने लास्ट टाइम देख लिया था, जो कि बेसिकली यूज होता है एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल। इसमें हम किसी भी टपल मतलब रो, किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ये सुपर की ये मेक श्योर नहीं करता है कि इसमें मिनिमल नंबर ऑफ टपल्स मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे। अगर इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए तो उसको हम कैंडिडेट की बोल देते हैं मिनिमल सुपर की विद नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अगर मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, अगर हमारे पास ए बी एक कैंडिडेट की है तो ये मेक श्योर करेगा कि ये मिनिमल है। अगर हम इसमें से बी को हटा देंगे तो हम उस रिकॉर्ड को, उस रो को, उस टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये था कैंडिडेट की। प्राइमरी की मतलब जितनी भी हमारे पास कैंडिडेट कीज थी, अगर मैं उनमें से एक को चूज कर लूं तो वो बन जाती है अपनी प्राइमरी की। बट हमें उसमें ये मेक श्योर करना होता था कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। अब मैंने क्या किया, कैंडिडेट की थी, कैंडिडेट की में से एक को प्राइमरी की चूज कर लिया। अब जरूरी थोड़ी ना कि हमारे पास एक ही कैंडिडेट की होगी जिसको हमने प्राइमरी की बनाया, हमारे पास और भी बहुत सारी कैंडिडेट कीज होंगी। तो प्राइमरी की चूज करने के बाद जो भी कैंडिडेट की बच जाती है वो सारी हो जाती है अपनी अल्टरनेट की। कैंडिडेट की नॉट सिलेक्टेड फॉर अ प्राइमरी की कॉल्ड अल्टरनेट की। अब कंपोजिट की तो की फॉर्म्ड यूजिंग मोर देन वन एट्रीब्यूट। जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास केवल एक ही एट्रीब्यूट होगा जिसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे, यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी डेटा को। और कैंडिडेट की में जरूरी थोड़ी ना कि केवल एक ही एट्रीब्यूट होगा। तो अगर हम कोई की बनाते हैं मोर देन वन एट्रीब्यूट से तो उसको हम बोल देते हैं कंपोजिट की। सिंपल इजी। फॉरेन की एट्रीब्यूट रेफरिंग प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। ठीक है, फॉरेन की को अभी हम अच्छे से समझेंगे आगे। बेसिकली सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, एट्रीब्यूट रेफरिंग प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। बेसिकली ये एक रेफरेंस प्रोवाइड कराता है। जैसे मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर मेरे पास कोई रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। अब S1 ने किस कोर्स में एनरोल किया हुआ है वो मैं यहाँ पे फॉरेन की के थ्रू दिखा सकता हूँ। मान लिया मैंने आईडी नंबर 1 में स्टूडेंट 1 ने एनरोल किया हुआ है, तो मेरे पास एक और कोर्स नाम की टेबल होगी जिसमें आईडी नंबर 1 में मैं ये बताऊंगा कि उसने हिंदी और किसी दूसरे सब्जेक्ट में एनरोल किया हुआ है। तो इस तरह से होता है फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। यूनिक की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू मस्ट बी रिमेन यूनिक। प्राइम एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मेरे पास कोई कैंडिडेट की है ABC और मेरे पास रिलेशन है जो वो है ABCDE। ठीक है, अब मैंने बोला प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, तो प्राइम एट्रीब्यूट जो भी मेरा कैंडिडेट की है, जो भी चीजें कैंडिडेट की में आई है वो हो जाएगा अपना प्राइम एट्रीब्यूट। मतलब ABC ये हो जाएगा प्राइम एट्रीब्यूट, राइट। और जो भी एट्रीब्यूट्स इसमें नहीं आए वो हो जाएंगे अपने नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब DE
हो जाएगा अपना नॉन प्राइम और ए बी सी हो जाएगा अपना प्राइम। तो इतनी चीजें तो हो गई अपने रिवीजन वाली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपने रिवीजन को। रिलेशन टेबल इन अ डेटाबेस, टपल रो ऑफ अ रिलेशन। टपल मतलब बेसिकली रो होता है और एट्रीब्यूट मतलब होता है कॉलम्स। डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन एनी रिलेशन कॉल्ड डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिलेशन ये कुछ तो दिया हुआ है, उसके अंदर 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, तो डिग्री मेरी हो जाएगी 4। और कार्डिनैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ टपल्स प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे केवल एक ही रो प्रेजेंट है ये वाली, तो इसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी 1। कार्डिनैलिटी मतलब वो होता है कि हमारे पास कितने टपल्स प्रेजेंट हैं किसी भी टेबल में। और अगर हम डिग्री की बात करें तो मतलब कितने एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है किसी भी टेबल में, उसको बोल देते हैं डिग्री। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल और क्लोजर, इसको हम आगे समझेंगे क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम फॉरेन की को समझने के बाद समझते हैं, क्योंकि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल के लिए हमको पहले क्लोजर समझना होगा, क्लोजर के बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी पे थोड़ी कमांड करनी होगी, उसके बाद हमको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। अब इसके बाद हमारे पास है, हाँ लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि नंबर ऑफ सुपर कीज कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम सेट थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट से कर रहे थे सॉल्व। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है, और हमको नंबर ऑफ सुपर की फाइंड करना है। तो बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं, मैंने ये बोला कि मेरा ये हो गया ए और इसको बोला कि मेरा ये हो गया बी, तो ए प्लस बी माइनस इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से हम नंबर ऑफ सुपर की फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी हम इस तरह से फाइंड करेंगे। अब बेसिकली होता क्या था, हमने देखा होगा सेट थ्योरी में कि अगर मैंने ए को प्लस किया तो मेरे पास ये वाला सेक्शन आया पूरा। अब मैंने अगर बी को प्लस किया तो मेरे पास ये वाला सेक्शन आया पूरा। तो ये जो अपना ये वाला सेक्शन था बीच वाला, इसको हम बोल देंगे ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये तो 2 बार प्लस हो गया ना, तो हमको कुछ तो डेटा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हम जब भी इन दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं तो एक बार इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर देते हैं ताकि हमको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज देखने को मिले। समझ आया होगा आपको। हाँ, इधर दिए हुए हैं दोनों फॉर्मूले। अगर आप 2 सेट यूज कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और 3 सेट यूज कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। 3 में बेसिकली क्या होता था, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 सेट्स हैं, तो इन 3 वाले में क्या होता था, जैसे मैंने माना कि ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी और ये हो गया मेरा सी। ठीक है, अब जब मैं ए वाले को प्लस करूंगा बी के साथ तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी 2 बार प्लस हो जाएगा। तो मैंने इधर क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया। जब मैं ए और सी को करूंगा तो ए और सी वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट 2 बार प्लस हो जाएगा, तो मैंने ए और सी को माइनस किया। जब मैं इसी तरह बी और सी को करूंगा तो ये वाला सेक्शन 2 बार हो जाएगा, तो मैंने इसको माइनस किया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, जब मैं इन तीनों को करूंगा तो ये मेरा जो बीच वाला सेक्शन होगा ये तो टोटली एम्प्टी ही हो जाएगा। तो इसको हमको एक बार प्लस करना होगा, तो इसलिए मैंने ए बी सी को एक बार प्लस कर दिया। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको कभी भी जैसे हमको कोई इस तरह का मिल गया, ए मिला, ए बी मिला और ए बी सी, इस तरह का 3 डेटा दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया अपना रिलेशन। और इसमें हमें फाइंड करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ सुपर कीज। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके सिंपली इजीली और बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। समझ आया होगा आपको। अब इससे रिलेटेड गेट के कुछ PYQ भी थे, तो वो मैं ले आया।
अ रिलेशन आर हैज अ टू कैंडिडेट कीज, एक रिलेशन है जिसपे दो कैंडिडेट की है विद 1 and 2 एट्रीब्यूट्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली देयर आर 40 सुपर कीज विद आर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन द आर। एक रिलेशन हमको दिया हुआ है, कुछ तो रिलेशन है, ठीक है, अब उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक है और दूसरे में दो है। जो कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की में जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, वो पहले वाले में तो एक है, दूसरे वाले में दो है, मतलब हमको दो कैंडिडेट की दी हुई है। तो इस वाले केस में मैं क्या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ये वाला सेट थ्योरी का, सिंपली मैं इस वाले सेट थ्योरी के फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, जैसे हम मानते हैं कि अगर मेरे पास ए है और बी सी है, ये डेटा दिया हुआ है और मेरा रिलेशन हो गया, मैंने माना कि ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया रिलेशन, ठीक है। अब जब ए है तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते थे, मैंने ए को डब्बा बनाया और बाकी जितने बचे हुए हैं उसको 2 की पावर में लिख दिया, तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ गया, राइट, इस तरह से लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि ये वाला आया कैसे, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कितने थे, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे थे 6 और मेरे पास था कितना, 1, तो 6 - 1 किया तो मेरे पास आ गया 2 to the power 5, राइट। तो मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, 2 की पावर मैंने माना n में से जो भी एट्रीब्यूट्स थे उसको माइनस कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास। अगर मैं BC को करूं तो यहाँ पे मेरे को 2 करना होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 to the power 4, तो मैं बेसिकली इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2 to the power n - 2, राइट, n हो गया जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इसी तरह मैं इसको एक जर्नलाइज फॉर्म में लिख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 to the power n - 1, क्योंकि पहले वाले में एक एट्रीब्यूट था, प्लस 2 to the power n - 2, क्योंकि दूसरे वाले में दो एट्रीब्यूट्स थे, माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे ना, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में हम क्या करते थे, इन दोनों कैंडिडेट की में जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं डब्बा करता था, इसको मैंने डब्बे में बंद किया, बाकी बचे हुए को उसको पावर में चढ़ाया 2 to the power 3। अब 3 कैसे आया, बेसिकली टोटल 6 था और इनका काउंट मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे, राइट, तो मेरे को 2 to the power 3 देखने को मिला। इसी तरह यहाँ पे भी तो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं 2 to the power n - 3 कर सकता हूँ, और जो कि इक्वल टू है अपना 40 के, राइट। अब क्या कर सकते हैं, अब मैंने इनमें से 2 to the power n - 3 को कॉमन बाहर खींच लिया। अब मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, क्या मैं इसमें -3 -2 + 2 कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें -2 + 2 करूँगा तो मेरे को 2 to the power n - 3 + 2 देखने को मिलेगा, राइट। और क्या मैं इसमें -1 + 1 कर सकता हूँ, करूँगा तो मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 to the power n - 3 + 1, और यहाँ पे तो था ही, तो -1 आ जाएगा, =2 अपना हो जाएगा 40 के, राइट। अब इसको मैं बाहर खींच लूँगा तो मेरे को अभी बाहर लिया नहीं है ये, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो मैंने 2 to the power n - 3 को बाहर लिया, तो मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 2 to the power n - 3, और यहाँ पे आ गया अपना 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 1 -1 =2 आ गया 40 के, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये हो गया अपना 4, ये हो गया 2, ये हो गया -1, तो इसको काटेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि हमारे पास यहाँ पे आ गया 5 = 40, 2 to the power n - 3, राइट। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 10, ठीक है, 2 और दिया 8 × 5, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 5, इस 5 से 5 हट गया,
अब मेरे पास क्या बचा, मैं क्या इसको पावर में लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर n माइनस 3 इक्वल्स टू, तो ये हम बोल सकते हैं n माइनस 3 इक्वल्स टू होगा 3 के, राइट, n माइनस 3 होगा इक्वल्स टू 2 के। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल जाएगी, आप ही बताओ, कमेंट करके बताओ कि n की वैल्यू हमको क्या देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इस 3 को उस तरफ भेजूं तो n की वैल्यू हमको मिल जाएगी 6, तो जो अपना फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 6। एकदम इजी कॉन्सेप्ट पे बेस था, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 6, राइट। समझ आया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ कैंडिडेट की आर ए बी एंड ए सी इन अ रिलेशन ए बी सी डी देन द नंबर ऑफ सुपर की इज। सिंपल, ये वाला सेट का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्या बोला है, इफ द कैंडिडेट की आर ए बी एंड ए सी, ए बी लिखा, ए बी को डब्बा बना दिया, मेरे पास कितना बचे 2, 2 टू द पावर 2 प्लस ए सी को बनाया डब्बा, अब तो फिर से मेरे पास 2 बचा 2 टू द पावर 2। अब ए बी सी तीनों को डब्बा बनाएंगे ना, कॉमन वाले हम छोड़ देंगे। जैसे मेरे पास ए बी और ए सी है, तो मैं ए बी सी को बनाऊंगा, कॉमन वाला हम छोड़ देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 1 बचा, तो -2 टू द पावर 1, तो मेरे पास यहाँ पे आया 4 + 4 - 2 और 8 - 2 इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 6। इसका भी आंसर आ गया अपना 6। तो देखो ये दोनों गेट के क्वेश्चन थे, और कितने इजी, ये भी शायद गेट का ही PYQ था, ईयर मेरे को पता नहीं, आप सर्च मारना मिल जाएगा। और ये दोनों गेट के क्वेश्चन थे और इतने इजी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, तो गेट इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं फॉरेन की के ऊपर। अब बेसिकली फॉरेन की होती क्या है, अगर मैं फॉरेन की बात करूं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन वन टेबल that refers to the primary key or candidate key of another table. Basically, in simple language, foreign key creates relationship between two table. हाँ जी, अगर मेरे पास कोई भी 2 टेबल है, तो फॉरेन की उसमें उन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, ठीक है। टेबल इन्वॉल्व रेफरेंस टेबल होती है और एक रेफरेंसिंग टेबल होती है। जो रेफरेंस टेबल होती है वो बेसिकली अपनी पेरेंट टेबल होती है, ठीक है। फॉरेन की से जब भी हम डील कर रहे होंगे तो बेसिकली हमको यहाँ पे 2 चीज देखने को मिलेगी। एक रेफरेंस टेबल जो कि अपनी होगी पेरेंट टेबल, कंटेन्स प्राइमरी की, जिस टेबल में अपनी प्राइमरी की कंटेन होगी, और एक रेफरेंसिंग टेबल कौन सी होती है, चाइल्ड टेबल होती है, जिसमें अपनी फॉरेन की कंटेन होगी बेसिकली, ठीक है। थोड़े से इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं। फॉरेन की सबसेट होता है प्राइमरी की का। फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी आइदर एग्जिस्ट इन पेरेंट टेबल और नल। फॉरेन तो मतलब हम यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉरेन की वैल्यू नल हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं होती है। फॉरेन की एग्जिस्ट करेगा पेरेंट टेबल में या फिर नल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो जैसे मान लो कि हमको यहाँ पे कोई तो 2 टेबल दिए हुए हैं, मैंने एक टेबल ये बना लिया और दूसरा टेबल ये बना लिया। इस टेबल को मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम है और यहाँ पे भी मेरे पास 3 कॉलम है, ठीक है। तो मेरे को इस तरह से कुछ तो डेटा देखने को मिल गया। जो पहला वाला कॉलम है उसमें है मेरे पास SID और SNAME और यहाँ पे है DOB, राइट। और दूसरे वाले में है मेरे पास, ये था अपना स्टूडेंट और ये था मेरा एनरोल,
अब यहाँ पे है मेरे पास एस आई डी, और यहाँ पे है मेरे पास सी आई डी, और यहाँ पे है मेरे पास पी। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे तो अपने पास कुछ ना कुछ तो डेटा होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें किस तरह से रिलेशन है। ठीक है, एस आई डी इन ए स्टूडेंट इस प्राइमरी की, स्टूडेंट में जो भी एस आई डी है, मैंने माना कि 1 2 3 4, ये बेसिकली अपना क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, एस आई डी इन एनरोलमेंट, एनरोलमेंट नाम की एक दूसरी टेबल है जिसमें भी एस आई डी एग्जिस्ट करती है। अब ये क्या है, ये बेसिकली अपनी है फॉरेन की। अब हमने बेसिकली क्या किया कि मेरे पास स्टूडेंट है, मान लो टोबी, राहुल, राम, श्याम। ठीक है, अब टोबी है एस आई डी 1, और सी आई डी क्या है, कोर्स आई डी मान लिया मैंने है 5, और फी दी है इसने 500 रुपये, 5,000 रुपये। फिर से टोबी एक और कोर्स में एनरोल है जिसकी कोर्स आईडी है 4, जिसमें कोर्स आईडी है 4 जिसमें उसने दी है 4,000 फीस। अब फिर से टोबी एक और कोर्स में एनरोल है जिसकी कोर्स आईडी है 2, जिसमें उसने दी है 2,000 फीस। अब इसके बाद राम एक कोर्स में एनरोल है जिसका कोर्स आईडी है 5, हाँ कोर्स आईडी है 5, और जिसमें उसने कोर्स आईडी है मान लो 2, नहीं कोर्स आईडी मैंने मान ली 1, जिसमें उसने फीस दी हुई है 1,000 रुपये। अब बेसिकली देखो, राम 3 कोर्सेज में एनरोल है, राइट। वन स्टूडेंट कैन अपीयर मैनी टाइम्स इन अ एनरोल टेबल, एक स्टूडेंट बहुत बार आ सकता है एनरोल टेबल में, क्योंकि देखो एस आई डी तो फॉरेन की है ना। तो अगर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि एक बंदा केवल एक ही कोर्स में एनरोल होगा, एक बंदा मल्टीपल कोर्सेज में भी एनरोल हो सकता है। तो यहाँ से हमने दिखाया कि एक बंदा जो कि फॉरेन की है वो एनरोल है इस वाले कोर्स में भी, जिसकी आईडी 5 है, जिसकी आईडी 4 है उस वाले में भी है एनरोल, और जिसकी आईडी 2 है उसमें भी एनरोल है। तो 1 to मैनी रिलेशनशिप बन जाता है इस तरह से। तो फॉरेन की का थोड़ा थोड़ा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बेसिकली सिंपल सीधा फॉरेन की का क्या मतलब है, फॉरेन की रेफरेंस करती है पेरेंट टेबल को। मतलब अगर हम उस डेटा से कोई भी खिलवाड़ करने जाएंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन की को हम और डेप्थ में समझेंगे जैसे जैसे अपना कोर्स आगे बढ़ेगा, और ख़त्म होते होते फॉरेन की का कॉन्सेप्ट और बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और जब भी हम बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिससे आपके ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, कुछ तो फॉरेन की में इंपॉर्टेंट होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। चाइल्ड टेबल वैल्यू मस्ट मैच सेम वैल्यू इन अ पेरेंट टेबल, इनवैलिड एग्जांपल। अब बेसिकली कुछ तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, चाइल्ड टेबल वैल्यू मस्ट मैच सेम वैल्यू इन अ पेरेंट। अगर हमने बेसिकली क्या किया, S1 है, S2 है, S3 है, मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या करता है, हमने एक और एनरोलमेंट नाम की टेबल बनाई जिसमें मैंने लिखा S10 के पास है कोर्स नंबर 1। अब बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो S10 अपना इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है स्टूडेंट टेबल में ना। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम उसको रेफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या बोलता है कि हमने जो भी डेटा लिखा है वो मस्ट बी, चाइल्ड टेबल में जो भी वैल्यू है वो मस्ट मैच सम वैल्यू इन अ पेरेंट टेबल। ठीक है, जो भी जैसे हमने S10 लिखा है, अगर S10 अपने पास यहाँ पे होता तो हम बोल सकते हैं कि ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। तो अगर ऐसा नहीं होता है
हेयर, जैसे कि हमने देखा कि एस्टन यहाँ पे नहीं है, मान लो कि नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टूडेंट टेबल, तो फॉरेन की एक वॉयलेशन अकर होगी। अभी ये सारी वॉयलेशंस भी हम देखेंगे फॉरेन की में कौन सी वॉयलेशंस होती है और क्या क्या हमको ध्यान में देना होता है। फॉरेन की कैन रेफरेंस प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, हाँ ये सब कर सकता है बेसिकली। फॉरेन की इन सेम टेबल, अब फॉरेन की कैन रेफरेंस टेबल ऑफ द सेम टेबल, मतलब फॉरेन की सेम टेबल को भी रेफरेंस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एम्प्लॉय टेबल है जिसमें EID है और मैनेजर ID है। मैनेजर ID रेफरेंस EID ऑफ एम्प्लॉय टेबल इटसेल्फ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये बताया कि मेरी फॉरेन की है और मैनेजर बेसिकली क्या है, मैनेजर ID रेफरेंसेस EID ऑफ एम्प्लॉय टेबल इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है, मान लो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया। ठीक है, इस टेबल में मैंने बोला कि मेरे पास है EID है, एम्प्लॉय ID है और मैनेजर ID कुछ तो है। ठीक है, अब मैंने एम्प्लॉय ID बोला 1 2 3 4 5 6, ये तो होगी एम्प्लॉय ID। अब देखो मैंने बोला कि ये फॉरेन की है, ये है प्राइमरी की। ठीक है, अब देखो जैसे मानो कि मैंने बोला इसका, इधर मैंने लिखा नल, ये जो एम्प्लॉय है इसका मैनेजर ID अभी कोई नहीं है। अब जो ये एम्प्लॉय 2 है इसका मैनेजर 1 भी तो हो सकता है ना, एम्प्लॉय 2 का मैनेजर 1 है। जैसे मानो एक XYZ कंपनी है, उसमें सबसे टॉप मैनेजमेंट का बंदा 1 है, मैंने बोला कि ये CEO है इस कंपनी का, लेकिन ये मैनेजर भी है साथ ही साथ। ये बंदा किसको मैनेज कर रहा है, इस दूसरे नंबर वाले वैल्यू को, और ये बंदा जो 3 नंबर पे है इसका मैनेजर भी 1 है, 4 नंबर पे है इसका भी मैनेजर 1 है। मैंने बोला जो 5 नंबर पे है इसका मैनेजर है 3, ये जो 6 नंबर पे है इसका मैनेजर है 4। ऐसा भी तो हो सकता है। सेल्फ रेफरेंसिंग फॉरेन की इसको हम बोल देते हैं, मतलब एक फॉरेन की जो होती है वो इटसेल्फ मतलब खुद को भी रेफर कर सकती है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा एग्जाम्पल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास कोई टेबल है उसमें कोई भी रेफरेंस्ड, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेल्फ रेफरेंसिंग फॉरेन की मतलब ये खुद को ही रेफरेंस कर रहा है। हमने देखा कि अ फॉरेन की कैन रेफरेंस कपल्स ऑफ द सेम टेबल। ठीक है, ये बात तो हमको समझ आ गई। अब कुछ तो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं यहाँ पे हमारे पास। बेसिकली हम बोल सकते हैं ऑपरेशंस ऑन पेरेंट टेबल, ऑन डिलीट नो एक्शन। अब फॉरेन की के पास कुछ तो ऐसे वॉयलेशंस होंगे, कुछ तो ऐसी चीज़ें अकर होंगी जब हम कुछ डेटा डिलीट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पेरेंट टेबल में से एक रो डिलीट कर दी, तो वो रो डिलीट होने के बाद कौन सा एक्शन होना चाहिए, वो डिलीट होने के बाद कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए, तो इन सबको भी मेक श्योर करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेरेंट टेबल है कुछ इस तरह से, और एक फॉरेन की वाली टेबल है जिसमें हमने फॉरेन की चाइल्ड टेबल बना रखी है। अब देखो इसमें मेरे पास मान लो कि हमारी प्राइमरी की इसमें है और इसमें मान लो अपनी फॉरेन की है। अब हमने क्या बोला, पेरेंट रो कैन नॉट बी डिलीटेड इफ चाइल्ड रो एग्जिस्ट, ऑन डिलीट नो एक्शन। अगर आपने ये वाला सिलेक्ट कर रखा है ऑन डिलीट नो एक्शन, तो पेरेंट रो कैन नॉट बी डिलीटेड इफ चाइल्ड एग्जिस्ट। जैसे मानो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा था 1 2 3 4 5, इधर था मेरे पास टोबी, इधर तो ऐसे ऐसे कुछ तो नाम था, और यहाँ पे इसकी फॉरेन की थी कि टोबी कोर्स 1 में एनरोल है और टोबी कोर्स 3 में भी एनरोल है, और ऐसे कुछ तो डेटा है। तो अब देखो जैसे मानो कि मैं फॉरेन की में से इस वाले डेटा को, प्राइमरी की वाले टेबल में से इस वाले डेटा को मैं डिलीट करता हूँ, और मैंने ये वाला कॉन्स्टेंट लगा रखा है नो एक्शन, ऑन डिलीट नो एक्शन हो, तो पेरेंट रो कैन नॉट बी डिलीटेड इफ चाइल्ड रो एग्जिस्ट। अगर चाइल्ड रो में है
चाइल्ड वाले में अगर मैंने ये दे रखा है कि ये बंदा इस वाले कोर्स में भी एनरोल है और ये बंदा इस वाले कोर्स में भी एनरोल है, अगर पेरेंट रो कैन नॉट बी डिलीटेड इफ चाइल्ड रो एग्जिस्ट, चाइल्ड रो एग्जिस्ट कर रही है तो ये पेरेंट वाला डिलीट नहीं हो सकता। ऑन डिलीट नो एक्शन वुड बी परफॉर्म, ये एक एरर देगा, ये एक हमको पॉपअप देगा जिसमें कि ये बताएगा कि आपने ये वाला कांस्टेंट लगा रखा है और हम ये इसकी वजह से ये वाला पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरे नंबर पे आ जाता है, दूसरे नंबर पे अपना आ जाता है ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड में क्या होता है, डिलीट पेरेंट रो ऑल रिलेटेड चाइल्ड रो ऑटोमेटिकली। ठीक है, डिलीट पेरेंट रो प्लस ऑल रिलेटेड चाइल्ड रो ऑटोमेटिकली। अगर मैं ऑन डिलीट कैस्केड करूंगा तो ये तो डिलीट होगा ही, इसके साथ वो सारे रोज भी डिलीट हो जाएंगे जो इससे कनेक्टेड हैं और रिलेटेड हैं, तो वन वाले सारे डिलीट हो जाएंगे मेरे जो फॉरेन की में है। ऑन डिलीट सेट नल, चाइल्ड फॉरेन की बिकम नल आफ्टर पेरेंट डिलीट। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये वाला बन जाएगा अपना नल और ये भी बन जाएगा नल, इसमें नल डेटा आ जाएगा। सिंपल था अपना ये। अपडेट का भी होता है ऐसे सिंपल, ऑन अपडेट नो एक्शन, अपडेट नॉट अलाउड इफ फॉरेन की वोलेशन, अगर हम अपडेट करेंगे तो अपडेट अलाउड नहीं होगा। ऑन अपडेट कैस्केड, अपडेट प्राइमरी की ऑटोमेटिकली अपडेट्स द फॉरेन की वैल्यू, अगर हम अपडेट करेंगे तो कैस्केड वाले में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी फॉरेन की वैल्यूज। तो ये सिंपल था। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, गेट PYQ है। हाँ, फॉरेन की के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S2 अबाउट द रिलेशन डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल। इधर हमको दो स्टेटमेंट दी हुई है, इसको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अ रिलेशन स्कीम कैन हैव एट मोस्ट वन फॉरेन की, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। एक रिलेशन स्कीमा के एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकता है। क्या पता अपने पास एक ऐसी टेबल हो जिस टेबल में मैं किन्हीं दो टेबल के फॉरेन की को डिफाइन कर रहा हूँ ना, इस टेबल में मेरे पास इन दोनों टेबल की फॉरेन की एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा तो है नहीं कि अ रिलेशन स्कीम कैन हैव एट मोस्ट वन फॉरेन की, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही फॉरेन की हो सकती है, नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, अब फॉरेन की इन अ रिलेशन स्कीमा आर, एक रिलेशन स्कीमा है आर, कैन नॉट बी यूज टू रेफर टू टपल्स ऑफ आर, कैन नॉट बी यूज टू रेफर टू टपल्स ऑफ आर, रेफर टू टपल ऑफ आर। अब फॉरेन की इन अ रिलेशन स्कीमा, एक फॉरेन की है एक रिलेशनल स्कीमा में, मैंने बोला कि मेरे पास एक ये टेबल है और इसमें एक फॉरेन की है, मैंने बोला CID, इधर बोला मैनेजर ID, इधर बोला एम्प्लॉय ID। वेट, मैंने बोला कि ये है एम्प्लॉय ID और ये है मैनेजर ID। ठीक है, अब फॉरेन की इन अ रिलेशन स्कीमा आर कैन नॉट बी यूज टू रेफर टू टप्पल ऑफ आर, टप्पल मतलब रो ऑफ आर, ऐसा बिल्कुल ये स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था अ फॉरेन की रेफर टू इट्स ओन टेबल। हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट देखा था, कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे था। यहाँ पे हमने क्या देखा था, अ फॉरेन की कैन रेफर टप्पल ऑफ द सेम टेबल, एक फॉरेन की टप्पल को रेफर कर सकता है सेम टेबल के। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एम्प्लॉय आईडी थी और मैनेजर आईडीज थी, जिसमें ये सारे एम्प्लॉय हैं और ये जो एम्प्लॉय है इस नंबर 2 का वो है मैनेजर है,
और ये नंबर 1 एम्प्लॉय है मैनेजर इसका, तो हम ये कर सकते हैं अ फॉरेन की कैन रेफर टप्पल ऑफ द सेम टेबल। हमने ये समझा था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसमें हमको ये बोला गया है कि इसमें यही बोला गया है कि कैन नॉट बी यूज टू रेफर द टप्पल ऑफ आर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है और ये वाली स्टेटमेंट भी अपनी फॉल्स हो जाती है। बोथ S1 आर ट्रू, गलत। S1 इज ट्रू एंड S2 आर फॉल्स, बिल्कुल गलत। S1 इज फॉल्स, S2 आर फॉल्स। तो अपने पास ऑप्शन डी खाली बचा। बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स। तो जो कॉन्सेप्ट्स अभी हमने पढ़े थे उस पे हमारे पास PYQ भी हैं 2। अब दूसरा PYQ क्या बोलता है, अब द फॉलोइंग टेबल हैज 2 एट्रीब्यूट्स A एंड C। A इज द प्राइमरी की, ठीक है। C इज द फॉरेन की रेफरेंसिंग A, ठीक है। ऑन डिलीट कैस्केड इज एनेबल। अब देखो क्या है इसमें, अभी हमने पढ़ा था फॉरेन की में ऑन डिलीट कैस्केड इज एनेबल। अब बेसिकली ऑन डिलीट कैस्केड क्या करता था, अगर हमारे पास उस फॉरेन की से रिलेटेड कोई भी डेटा है तो उससे रिलेटेड जितनी भी फॉरेन की है वो सारा हम डिलीट कर देंगे ना। यही था ऑन डिलीट कैस्केड में हमने अभी देखा था। ऑन डिलीट कैस्केड में क्या होगा, डिलीट पेरेंट रो प्लस और रिलेटेड चाइल्ड रो ऑटोमेटिकली। पेरेंट वाली तो डिलीट होगी, इसके साथ चाइल्ड वाली है वो भी सारी ऑटोमेटिकली डिलीट ही हो जाएगी। तो अब इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, हमको एक ये रिलेशनल कुछ तो दे रखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल टपल्स दैट मस्ट बी एडिशनली डिलीटेड टू प्रिजर्व रेफरेंशियल इंटीग्रिटी व्हेन टपल 2 और 4 इज डिलीटेड। जब अपना टपल 2 और 4 डिलीट होगा तो उसके साथ साथ कौन से डिलीट हो जाएंगे। द फॉलोइंग टेबल 2 एट्रीब्यूट्स A एंड C वेयर A इज द प्राइमरी की, यहाँ पे A है अपनी प्राइमरी की एंड C इज द फॉरेन की, ठीक है। अब बेसिकली इसने बोला है 2 4 मतलब ये वाला अगर मैं डिलीट करूंगा तो 2 4 अगर मैं डिलीट करता हूं तो कौन से डिलीट हो जाएंगे। अब देखो प्राइमरी की में मेरे पास क्या है 2 है, अब फॉरेन की में जो जो 2 होगा वो सारा डिलीट हो जाना चाहिए। तो फॉरेन की में मेरे पास यहाँ पे 2 है, राइट, ये डिलीट हो जाएगा। और फॉरेन की में मेरे पास यहाँ पे 2 है, ये डिलीट हो जाएगा। तो 5 2 तो डिलीट होगा ही होगा, उसके साथ 7 2 डिलीट होगा। अब जब मैंने 5 और 2 को डिलीट किया तो प्राइमरी की में मेरे पास 5 था, 5 वाली रो भी डिलीट हो गई ना। अब जब 5 वाली रो डिलीट हुई तो फॉरेन की में जो भी अपने पास जहाँ पे 5 होगा वो वाली रो भी पूरी डिलीट हो जानी चाहिए। तो मेरे पास 5 यहाँ पे था तो ये वाला भी डिलीट हो गया और इसके अलावा 5 कहीं पे भी नहीं है। अब देखो, अब जब मैंने 5 वाला डिलीट किया और 2 वाला डिलीट किया था तो इसके साथ साथ 7 और 9 वाला भी डिलीट हो गया था। अब अगर मेरे पास 7 और 9 वाला डिलीट है, पहले मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब 7 और 9 वाला भी उड़ाएंगे हम इसमें से। तो अगर मैं देखूँ इस डेटा में 7 वाला कहीं भी नहीं है तो 7 वाली कोई रो डिलीट नहीं होगी और 9 वाला भी कहीं नहीं है। फॉरेन की में 9 और 7 कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो ये दोनों डेटा डिलीट नहीं होगा। तो इस तरह से अपना आंसर हो जाता है 5 2 7 2 और 9 5। तो 5 2 7 2 9 5 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब इसके बाद कुछ तो इम्पोर्टेंट आते हैं एक्सियोम्स। अब इसके बाद हम एक अच्छा सेक्शन और अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करेंगे डेटाबेस का। बेसिकली ये वीडियो थोड़ी सी तो लंबी हो गई है लेकिन हम इसको कवर कर ही लेते हैं। इन्फ्लुएंस एक्सोम्स होती है अपने पास कुछ तो बेसिकली हमारे पास एक तो रिफ्लेक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, अगर मानो हमारे पास एक y है जो सबसेट है x का, देन x टेंडिंग टू y होगा। हमारे पास कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसमें हमारे पास y है,
इसको हम अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब इससे पहले हमको क्लोजर और फंक्शनल डिपेंडेंसीज और कुछ छोटी छोटी चीज़ें और देखनी होगी, उसके बाद ये हमको अच्छे से समझ आएगा। अभी मेरे नोट्स में है तो हम इसको कवर कर ही लेते हैं, फ्यूचर में हमारे काम ही आएगा। तो अगर मेरे पास y सबसेट है x का, तो हम बोल सकते हैं x इम्प्लाइज y हो जाएगा। ये हो गया पहला, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। अब ऑगमेंटेशन में अपने पास क्या आता है, ऑगमेंटेशन की बात करूं, अगर मेरे पास x इम्प्लाइज y है तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स डब्ल्यू इम्प्लाइज वाई डब्ल्यू, ठीक है। अगर मेरे पास a इम्प्लाइज b है तो मैं इसको लिख सकता हूं ए सी इम्प्लाइज बी सी। अगर हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो इसको बोलेंगे ऑगमेंटेशन। अब इसके बाद अपने पास ट्रांजिटिविटी भी आ जाता है। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, बेसिकली अगर मेरे पास x इम्प्लाइज y है और y इम्प्लाइज z है, तो y देखो यहाँ पे सेम है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं x इम्प्लाइज z, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा a इम्प्लाइज b है और b इम्प्लाइज c है, तो ट्रांजिटिविटी देखो ट्रांजिटिवली कनेक्टेड है ना, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं a इम्प्लाइज c, इसको बोल देते हैं ट्रांजिटिविटी। अब सूडो ट्रांजिटिविटी एक आ जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास x इम्प्लाइज y है और y w इम्प्लाइज z है ना, x इम्प्लाइज y है, y w इम्प्लाइज z है। तो देखो ट्रांजिटिविटी में क्या करते थे हम, ट्रांजिटिविटी में अगर y सेम था तो उसको एक साथ लिख लेते थे। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास w आ गया तो x के साथ सिंपली w ऐड कर देंगे और उसको इम्प्लाइज करा देंगे z पे, तो यहाँ पे आ जाएगा x w इम्प्लाइज टू z। तो ये हो जाता है अपना सूडो ट्रांजिटिविटी। अब इसके बाद हमारे पास यूनियन और एडिटिविटी भी आ जाता है। अगर हमारे पास x टेंडिंग टू y है और x टेंडिंग टू z है, तो हम इसको लिख सकते हैं x टेंडिंग टू y z। आ गया होगा ये भी आपको समझ। ये सिंपल रूल्स है, इस पे बेस्ड गेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो ये हमको याद रहे तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। अब डीकम्पोजिशन और प्रोजेक्टिविटी ये लास्ट है। अगर मेरे पास x टेंडिंग टू y z है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं x टेंडिंग टू y, x टेंडिंग टू z, x इम्प्लाइज y, x इम्प्लाइज z। इसके जैसा ही था, यहाँ से यहाँ पे गए, उस बार हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ रहे थे, अब इस बार हम यहाँ से यहाँ गए। तो ये थे कुछ इन्फ्रेंस, क्या बोलते थे इसे, हाँ इन्फ्रेंस एक्सियोम्स, कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट में आ जाते हैं। गेट कभी कभार गेट पूछ लेता है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी, इस पे बेस्ड डायरेक्ट गेट में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं बहुत सारे। देखो आर मतलब रिफ्लेक्सिविटी, ए मतलब ऑगमेंटेशन, टी मतलब ट्रांजिटिविटी, पी मतलब सूडो ट्रांजिटिविटी, यू मतलब यूनियन, डी मतलब डिकम्पोजिशन। तो हम इसको रैट PUD करके याद कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एट्रीब्यूट क्लोजर, जिसको हम देखेंगे, और नॉर्मलाइजेशन। अब यहाँ पे अपने पास कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आ जाएंगे गेट के, जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, डेफिनेटली आई होगी। आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें जो कि आपको यूज़फुल हो गेट में रिवीजन कराने के लिए। ओके बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।